एंथैल्पी होती है। एंड इसका सिंपल जो होता है, ठीक है, दिस इज डेल आई एच, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। डेल मीन्स चेंज, डेल मीन्स चेंज एंड एच मीन्स एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। आई डिनोट्स आयोनाइजेशन, एंथैल्पी इज नथिंग बट एनर्जीज, ठीक है, ये एनर्जी का ही दूसरा टर्म है। जब किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी से कंसर्न होती हो, देन यू से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यू नेवर से एंथैल्पी। जब आप बहुत सारी एनर्जीज को एक साथ जोड़कर देखते हैं, ओवरऑल ऑल सम ऑफ एनर्जीज, लाइक हम में बहुत सारी एनर्जी मैनिफेस्टेड है, काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी भी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी है, सो मेनी एनर्जीज आर, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल में बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। एवरी टाइप व्हेन सम्ड अप देन इट गिव्स यू एंथैल्पी, तब हम उसको एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहाँ पर एंथैल्पी का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल नेट एनर्जी, ठीक है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट इज आयोनाइजेशन? Na is giving out Na plus and electron, but wait, this Na should be isolated, अकेला होना चाहिए, और ये मेटल फॉर्म में होता है तो ये बाउंड होता है, मेटल फॉर्म तो सॉलिड होती है। अब इसको अगर आपको अकेला करना है, आइसोलेट करना है, देन यू हैव टू मेक इट इन गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में एक आइसोलेटेड एटम जो कि न्यूट्रल हो, उसमें से अगर आपको सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो सबसे लूजली बाउंड, सपोज यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आपको पुल आउट करना है, बाहर निकालना, तो आप क्या करेंगे? आप एक एनर्जी सप्लाई करते हैं। जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं टू नॉक आउट और टू मेक आउट, टेक आउट द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन of the isolated neutral gaseous atom. This is very important condition कि जब आप उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो गैसियस स्टेट में हो, ठीक है, गैसियस स्टेट में हो, दैट शुड बी न्यूट्रल फॉर्म, दैट शुड बी आइसोलेट, एक एटम दूसरे से ना जुड़ो, ठीक है, क्योंकि उनमें और मेटालिक बॉन्ड्स भी कैरी होते हैं फिर, ठीक है, और सारे पैरामीटर्स होते हैं, हम उन सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वो एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसको खर्च करना है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और ऐसा हम तब करेंगे जब ये एटम आइसोलेटेड फॉर्म है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। तो ये एनर्जी यहाँ पर खर्च हुई है, ये एनर्जी हमेशा खर्च होती है बेटा, मीन्स वी विल पे दिस एनर्जी फॉर मेकिंग दिस चेंज। हमें ये एनर्जी देनी होगी सिस्टम को ताकि सोडियम ऐसा कर सके, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सीजियम मेटल पर सनलाइट आती है, सन रेडिएशन में फोटॉन्स होते हैं, फोटोन में मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिसको क्या बोलते थे? वर्क फंक्शन, एच न्यू नॉट। वो वर्क फंक्शन क्या था? वो सीजियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो होगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का कॉस्ट, कॉस्ट केमिकल्स में होता है, एनर्जी में भी, हमारे यहाँ पे करेंसीज होती है, वहाँ पर एनर्जी होती है, तो एनर्जी में इतना कॉस्ट लगेगा, तो ये कॉस्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब मैं एक और बात बताती हूँ आपको, मैंने अभी बोला ये खर्च होगा, खर्च में हमसे खर्च होगा, हम सिस्टम को देंगे, सिस्टम इसको एब्जॉर्ब करेगा, राइट। सोडियम अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो भी हमने एनर्जी दी है उसको खर्च करने के बाद वो सोडियम प्लस बनेगा, इसका मतलब जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी और सोडियम के पास वो एनर्जी नहीं थी, तो सोडियम ने वो एनर्जी हमसे ली और वो ऐसा बन गया। ये फाइनल स्टेट है, इसमें जो भी टोटल एनर्जी है उसको हम बोलते हैं H2, इसमें जो भी एनर्जी उसको क्या बोलते हैं? H1। अगर मैं H2 में से H1 माइनस करती हूँ, मुझे इतना बता दो जो भी वैल्यू आएगी एनर्जी की, किलो जूल्स में, किलो कैलोरीज में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, व्हिचएवर इज द यूनिट, जस्ट टेल मी द साइन, इट मस्ट बी हियर नेगेटिव और पॉजिटिव, गेस करें पॉजिटिव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, सबको लगता है पॉजिटिव होना चाहिए। ये सिस्टम यहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, आपने इसको एनर्जी दिया, ये एनर्जी इसमें जुड़ी तो ये बना, ये फाइनल है H2 और ये है H2। सो नाउ यू टेल मी H2 इज ग्रेटर देन H1 और H1 इज ग्रेटर देन H2? H1 is greater than H2. How many says H1 is greater? बहुत अच्छे कंसेप्ट है तुम्हारे, दो बच्चे, और बाकी H2 ग्रेटर है H1 से, H2 is greater than H1,
1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या लगता है बेटा? नहीं लगता? सोडियम के पास अगर पहले ही उतनी एनर्जी होती तो वो पहले ही ना बन जाता। उसको मैंने ये एनर्जी दिया, उसके बाद वो ये बना, तो क्या मतलब है इसका? उसके पास वो एनर्जी नहीं थी, और जब ये एनर्जी इसमें मैनिफेस्ट हो जाती है तो वो ये बन जाता है। तो ये क्या हुआ? सम ऑफ एनर्जी, ये प्लस ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। फाइनल वाली क्या हुई? ज्यादा ना। जब मैंने प्रोडक्ट दिया, कैसे प्रोडक्ट बना? एनर्जी देने के बाद। तो पहले में एनर्जी कम थी, आपने उसको एनर्जी दिया तो वो इतना हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो बाद में ज्यादा हो गया, पहले ज्यादा थी? एनर्जी इतनी थी, आपने एनर्जी और ऐड करी, वो इतने लेवल पे आया, मैंने कहा देखो प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट हैज हायर एनर्जी। सो वेयर इज द माइंड? मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना टिपिकल चीज पूछा मैंने। बाकी नो कमेंट्स वाले बच्चे भी हैं, नो कमेंट्स है ना, यस और नो, बाकी बाद में देखेंगे, मैंने बता दूंगी। पॉजिटिव, whenever delta x sign comes plus, it means energy has been given from us to the chemicals to proceed that process. प्रोसेस को करने के लिए ये एनर्जी खर्च हुई है, एंड वी आर द इन्वेस्टर्स, या यूनिवर्स इज द इन्वेस्टर। सोडियम क्लोराइड बना हुआ मिलता है आपको नेचर में, सॉल्ट फॉर्म में, ओशन वाटर में, तो Na कहीं ना कहीं Na+ बना होगा ना, उसके लिए उसने एनर्जी ली होगी। कहाँ से? यूनिवर्स से, सराउंडिंग से। सराउंडिंग में उसको एनर्जी पे किया है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस का नाम कैसे लिखेंगे? दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। यू नो दैट जब भी एनर्जी दी जाती है सिस्टम को ताकि सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब करे, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। टुडे यू नो वन एडिशनल पार्ट कि ऐसे रिएक्शंस के लिए हम डेल्टा एच का साइन क्या देते हैं? पॉजिटिव। इसके आगे चाहे कुछ भी लिखो, 230 किलो जूल, 140 किलो जूल, 570 किलो जूल, बट दैट विल बी पॉजिटिव। इतनी एनर्जी खर्च हुई, और अगर रिएक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? प्लस हीट गिविंग आउट प्रोडक्ट। समझ आया? इतनी एनर्जी इसमें ऐड की तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट में अगर आप एनर्जी ऐड कर रहे हो फिर प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी। इजी। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस विल ऑलवेज हैव डेल्टा एच प्लस। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। डेफिनेशन यू मस्ट हैव रिटन, नोट कर लिया। आई जस्ट स्पोक आउट ना the minimum energy required to knock out or to remove the most loosely bound valence electron from the isolated gaseous neutral atom, इसको बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, अब हम जब एंथैल्पी पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो आते हैं नॉर्मल ट्रेंड पर, ट्रेंड along the period and down the group। जब हम along the period जाते हैं, what do you think should be the variation of ionization enthalpy? चेंज होगी ionization enthalpy, लेफ्ट टू राइट चेंज होनी चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ionization enthalpy is always inversely proportional to atomic size। जहां एटॉमिक साइज बढ़ता है वहां न्यूक्लियस का ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम पहुंचेगा दूर तक, तो वो इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। उनको लूज आउट करना, रिमूव करना, दैट इज समथिंग वेरी इजी। समझ आया? तो न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है। न्यूक्लियस जितना वैलेंस शेल के पास रहेगा उतना कंट्रोल बना रहेगा, उतना इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा, एंड पावर ज्यादा लगेगी, हमारी एनर्जी ज्यादा लगेगी। समझ आया? तो अब मैं बोल रही हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। क्या ये समझ आ गया? एटॉमिक साइज स्मॉलर होगा तो न्यूक्लियस का होल्ड अच्छा रहेगा और एनर्जी ज्यादा लगेगी उसको रिमूव करने के लिए। डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंड टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी? नाउ जस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू एटॉमिक साइज। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। Decreases. Left to right? Increases. Very good. Size decreases, so ionization enthalpy increases. These two are the parameters. अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ध्यान देना, पूरे पीरियोडिक टेबल में अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन हर बार एक एटम को प्लस की तरफ लेकर जाता है। कोई भी एलिमेंट होगा, ई एलिमेंट विल बिकम ई प्लस। तो मतलब मैं आयोनाइजेशन की बात कर रही हूँ। ये कैरेक्टरिस्टिक मेनली होती किनकी है? मैटर्स की या नॉन मैटर्स की? ई से ई प्लस बनना, मैटर्स नॉट नॉन मैटर्स।
हालांकि हम नॉन मेटल के लिए भी स्टडी करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जबरदस्ती निकालेंगे, देखेंगे कि कितनी एनर्जी खर्च होती है, थोड़ी ज़्यादा होती होगी बट हो जाएगी, है ना। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक किनकी है जो खुद से डिजायर रहते हैं ऐसा? मेटल्स। मेटल्स कहाँ होते हैं पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर? राइट साइड और लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। अब आप समझ सकते हैं इस चीज से, लेफ्ट साइड क्यों होते हैं? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases. The most lower value of ionization enthalpy will be left side. So group number 1, group number 2 are the most reactive metals. In that also group number 1 is the even most reactive. So group number 1 से छोटे हैं group number 2 के elements. तो group number 1 का size क्या होगा? Largest. And ionization enthalpy होगी smallest. आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ साइज पर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, सो दे नो कि नोबल गैस बनने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन देने, और नेक्स्ट वालों की ग्रुप नंबर 2 है उनकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, दे नो कि 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर आपको लगता है कि एक ही स्टेप में स्टेबिलिटी गेन हो रही है, दोज आर मोर रिएक्टिव, उनको पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे एंड दे विल बी नोबल स्टेट। यहाँ पर 2 देने हैं तो टर्न वाइज होगा 1 देन अगेन 1, तो 2 स्टेप में लगे। इसके बारे में भी आते हैं, तो पहले समझना है आपको कि ग्रुप नंबर 1 इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। सबसे रिएक्टिव मेटल्स है ग्रुप नंबर 1, अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, इनको पता होना चाहिए, अल्कली मेटल्स। एंड ग्रुप नंबर 2 इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड 2 कंबाइंड कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दोनों को कंबाइन करके कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। Alkaline earth metals, they are composing the lithosphere of earth, इसलिए उनको अर्थ मेटल्स बोलते हैं। कैल्शियम सिलिकेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो ये नॉर्मल हो गया। अब मुझे ये बताओ इनमें पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप ऐसा होगा जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए? Which one? 17. कौन सा ग्रुप? 17 और 18? 17. एटॉमिक साइज पे चले गए। 18 is the highest ionization enthalpies of 18 group. Here size will not matter, क्योंकि अभी तो बताया वैन डर वाल रेडियस था, वो तो हमने कैलकुलेट गलत किया है ना, हमारा एरर है, वो इतना थोड़ा ना बड़ा होगा साइज, आपने उसको बिल्कुल ही है ना डिस्कार्ड कर दिया कि वो तो है ही नहीं रो में। They are noble gases. There they don't react. When they don't react, then how can you say कि भाई फ्लोरीन वाला ग्रुप जो है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी? सबसे छोटा वो है ड्यू टू कोवलेंट रेडियाई, उसके अगला है वैन डर वाल, so they would have drastic difference, significant difference आ रहा है, समझ आया? Otherwise, which one has the fully filled gaseous state? Valence shell is completely filled, octet is complete, noble gas, they don't want to lose any electron, they are completely filled, बाकी सभी एलिमेंट उन जैसा बनना चाहते हैं, वो ऑलरेडी वैसे हैं, so why they will lose out the electron? Not that easily. अगर उनमें से आपको लूज आउट करवाना है, इलेक्ट्रॉन आयोनाइज करना है उन्हें, यू रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, एनर्जी, वेरी गुड। सो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ग्रुप नंबर 18 लिखिए। अब यहाँ पर एक लास्ट करके मैं क्रॉस कर रही हूँ, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, सो साइन शुड बी लाइक दिस, राइट? लेकिन यहाँ पर मिली हमें गड़बड़। आंसर कर सकते हैं? कैसे आंसर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे साइज के बेसिस पे कि ये तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या देगा? ज्यादा नाइट्रोजन से, क्योंकि इसका साइज कम होना चाहिए, बट इसका साइज तो ज्यादा होता है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि साइज की वजह से। वी विल अगेन स्पीक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन हाफ फिल्ड। ये एक इलेक्ट्रॉन जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है उसको ये बहुत ही डेस्परेटली देना चाहता है, और वो इलेक्ट्रॉन जाते ही वो क्या बन जाएगा? 2p3 हाफ फिल्ड, व्हेयरएज नाइट्रोजन इज ऑलरेडी 2p3। तो यहाँ पर ये ऑर्डर समझ आया? नाइट्रोजन का कार्बन से ज्यादा तो होना ही था, ऑक्सीजन से भी ज्यादा, समझ आया? सो कैन वी आंसर दिस? चलो ठीक है, वन क्वेश्चन आई विल टाइप इन द ग्रुप, वो भी क्वेश्चन आप सोचकर आना, कल आंसर करेंगे उसका, ठीक है?